नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान की, शिवसेना और एनसीपी के दोनों गुटों के टकराव की। देखेंगे झारखंड में कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता को, चंपाई की वापसी पर कल्पना सोरेन के बड़े खुलासे को, जानेंगे कैसे सरदार पटेल की जयंती पर घिरे पीएम मोदी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान की इजराइल पर हमले की तैयारी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन करेंगे शुरू। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी करेगा जारी। दिल्ली में बीजेपी को झटका, पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर अपनी टीम के साथ आप में हुए शामिल। तिरुमाला में दूसरे धर्मों वालों को दिलाएंगे वीआरएस, टीटीडी के नए अध्यक्ष बीआर नायडू का बयान, बोले इस मुद्दे पर सरकार से करेंगे बात। शेयर बाजार में गिरावट, 553 अंकों की गिरावट के साथ 79,389 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 135 अंकों की गिरावट के साथ 24,205 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में टकराव जारी है। महायुति में उथल पुथल मची हुई है। कई सीटों पर महायुति के दल आमने सामने आ गए हैं, तो एनडीए में मामला आसानी से सुलझता दिखाई दे रहा है। चुनाव में एनडीए के आगे महायुति कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मंच पूरी तरह से सज चुका है, लेकिन सत्ताधारी एनडीए के बीच की खींचतान खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत गुट के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। तीनों एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं, और इसी बीच अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के एक बयान ने तहलका मचा दिया। और तो और बीजेपी और शिंदे के बीच दूरियां भी इस बयान के बाद आ सकती हैं। दरअसल एमएनएस सुप्रीमो ने खुलेआम बीजेपी के प्रति अपना प्यार दिखाया। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर राज ठाकरे लगातार कड़वी बातें बोल रहे हैं। चुनावी मौसम में राज ठाकरे के बयान से सियासी कोलाहल बढ़ गया है। दरअसल जब राज ठाकरे से पूछा गया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, तो एमएनएस चीफ ने कहा कि महाराष्ट्र में नेक्स्ट सीएम भाजपा से होगा। यही नहीं, एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा कि अगर उनसे पूछा जाए कि साल 2029 में महाराष्ट्र का नेतृत्व कौन कर सकता है, तो वो कहेंगे कि ये एमएनएस से कोई होगा। अब राज ठाकरे के इसी बयान ने सियासी पारा गरमा दिया। सिर्फ यही नहीं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए प्यार दिखा दिया। उन्होंने साफ किया है कि बीजेपी माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहती है। फडणवीस ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब माहिम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सदा सरवणकर मैदान में है। यानी कहा जा सकता है कि राज ठाकरे के चलते बीजेपी और शिंदे के बीच खटपट बढ़ सकती है और एनडीए की हालत खस्ता है। एनडीए के घटक दल अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, जबकि एनडीए में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी और घटक दलों के एक ही सुर हैं। यानी एनडीए मुश्किल में फंसी हुई दिखाई दे रही है। और अब राज ठाकरे ने जिस तरह से बयान दिया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है, उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि शिंदे और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र में महायुति कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। दो गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नजरें दो शिवसेना और दो एनसीपी की लड़ाई पर है। कौन सी पार्टी असली है और कौन सी नकली, इसका फैसला मतदाताओं को करना है। तो कितनी सीटों पर शिवसैनिक और कितनी सीटों पर एनसीपी के उम्मीदवार हैं आमने सामने, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है और इसके बाद अब चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में कई सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना और एनसीपी के दोनों खेमे के उम्मीदवार आमने सामने हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में इस बार 6 मुख्य पार्टियां चुनाव मैदान में दिख रही हैं। इसके अलावा दूसरे दल भी हैं, लेकिन निगाहें इस वक्त शिवसेना और एनसीपी के दोनों गुटों पर टिकी हुई हैं। बात अगर शिवसेना की करिए तो शिवसेना शिंदे गुट 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, तो उद्धव गुट ने 96 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। 47 सीटें ऐसी हैं जहां इन दोनों गुटों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इनमें से 16 सीटें मुंबई की हैं। शिवसेना बनाम शिवसेना में सबसे ज्यादा निगाहें 2 सीटों पर है, जिनमें एक सीट वर्ली की है, जहां से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे उम्मीदवार हैं और शिंदे गुट ने उनके सामने मिलिंद देवड़ा को उतारा है। 2019 में मनसे ने इस सीट पर आदित्य ठाकरे का समर्थन किया था, लेकिन इस बार राज ठाकरे की पार्टी ने भी संदीप पाटिल देशपांडे को टिकट दिया है। तो दूसरी तरफ कोपरी सीट पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने केदार दिघे को टिकट दिया है, जो एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे हैं।
शिवसेना की तरह एनसीपी के दोनों गुटों के बीच भी दिलचस्प लड़ाई दिखाई दे रही है। एनसीपी की तरफ से अजित गुट के 53 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो शरद गुट से 86 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य की 36 सीटों पर इन दोनों गुटों के उम्मीदवारों के बीच आमने सामने की लड़ाई है। एनसीपी बनाम एनसीपी की सबसे बड़ी लड़ाई बारामती सीट पर है। यहाँ पर शरद पवार ने अजित पवार के सामने उनके भतीजे युगेंद्र पवार को उतार दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार शिवसेना और एनसीपी की राह आसान नहीं दिख रही है, तो झारखंड में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस को बागियों को मनाने में सफलता मिल गई है, लेकिन बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत की है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में टिकट कटने से नाराज नेताओं ने बगावत कर दी, जिसके बाद सियासी दल डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं और इस बीच कांग्रेस के हाथ बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस के कई बागी विधायकों ने नामांकन वापस ले लिया है। उम्मीदवारी वापस लेने वालों में बरही से केदार पासवान, बड़कागांव से महेश साहू, हजारीबाग सीट से साजिद सहन, जगन्नाथपुर से जिला परिषद लक्ष्मी सोरेन और सिसाई सीट से रोशन बरवा का नाम शामिल है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसे देखते हुए बागियों ने उम्मीदवारी वापस ले ली। बागियों का स्वागत करते हुए प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और नेता के मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ होते हैं। बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कांग्रेस की तो राह आसान नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही और अब बीजेपी की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी उम्मीदवार गमालियल हेम्ब्रम ने सीएम सोरेन के नामांकन को लेकर शिकायत की है। साथ ही उनके शपथ पत्र को लेकर 3 आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सोरेन ने अपनी उम्र बढ़ाकर बताई है और इस बीच चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया है। आयोग ने देवघर के एसपी को हटाने का निर्देश दिया है, जिस पर सीएम सोरेन ने सवाल उठाए हैं। सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि दलित आईएएस अफसर को हटाया गया, लगातार परेशान किया गया। अब आदिवासी आईपीएस अफसर को लगातार परेशान किया जा रहा है। आखिर क्यों दलितों या आदिवासियों से भाजपा को इतनी परेशानी है? हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग समेत बीजेपी को भी घेरा है। बहरहाल अब इन घटनाओं को देखते हुए झारखंड की सियासत ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। झारखंड चुनाव के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो कल्पना सोरेन ने चंपाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने डीबी लाइव से बातचीत की। इस दौरान कल्पना ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने जेएमएम के बागी विधायक चंपाई सोरेन की जेएमएम में वापसी को लेकर बड़ा खुलासा किया। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच डीबी लाइव झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर गिरिडीह पहुंचा। यहाँ डीबी लाइव ने जेएमएम की विधायक और झारखंड चुनाव में गांडेय सीट से उम्मीदवार कल्पना सोरेन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस इंटरव्यू में कल्पना सोरेन ने झारखंड चुनाव से लेकर तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान उनसे झारखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान में बीजेपी नेता चंपाई सोरेन को लेकर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या चंपाई सोरेन की जेएमएम में वापसी हो सकती है। दरवाजे माना जाए कि खुले वापसी अगर वो आए तो देखिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे अपनों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखता है और अगर कोई नया भी व्यक्ति आना चाहे तो उसके लिए भी दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इसके साथ ही कल्पना ने कहा कि वो चंपाई का सम्मान करती है और अगर चंपाई ने पार्टी बदली है तो वो उनका निजी फैसला है। लेकिन साथ ही कल्पना ने ये भी कहा कि अगर परिवार का कोई बड़ा हमारे साथ रहे तो कहीं न कहीं हम छोटों को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इससे साफ है कि पार्टी को चंपाई के जाने से कोई डेंट तो नहीं लगा, लेकिन चंपाई की वापसी के लिए पार्टी के दरवाजे खुले होने की बात कहकर कल्पना सोरेन ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कल्पना सोरेन के बयान से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, तो विपक्ष ने भी पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी राजनीतिक मंचों से कभी महात्मा गांधी तो कभी सरदार पटेल का नाम लेती ही रहती है, उनका सम्मान करने की बात करती है। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जिसको लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। दीपावली के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। पीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने राष्ट्रीय एकता परेड में जनता को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। पीएम ने आगे अर्बन नक्सल को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि देश के अंदर और बाहर कुछ ताकतें देश को अस्थिर करने का काम कर रही हैं। यह खबर सामने आते ही विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर हो गया। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। खेड़ा ने लिखा, सरदार पटेल ने संघियों को लगाम में रखा तो आज तमाम संघी भी इस आजीवन कांग्रेसी के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर हो गए। कुछ साल पहले यही संघी सरदार साहब के विरुद्ध पुस्तकें छापते और बांटते थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें प्रणाम। बता दें कि सरदार पटेल आजीवन कांग्रेसी रहे और नेहरू सरकार में देश के वो पहले गृह मंत्री भी थे। लेकिन बीजेपी ने 2014 के बाद अपनी राजनीति में गांधी के साथ साथ पटेल का भी जिक्र करना शुरू कर दिया और उनको अपनी राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश की। इसे और पुख्ता दिखाने के लिए बीजेपी ने गुजरात में पटेल की आदमकद मूर्ति भी बनवाई, जिसको लेकर कांग्रेस अक्सर ही बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि बीजेपी के पास अपनी पार्टी का कोई महापुरुष नहीं है, इसलिए वो पुराने कांग्रेसी नेताओं को अपना बताकर अपनी राजनीति करती है। इसके साथ ही पीएम ने राष्ट्रीय एकता की जो शपथ दिलाई, उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के सीएम बांटने काटने जैसे बयान देते हैं, ऐसे में पीएम का एकता की बात करना विरोधाभास पैदा करता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला तो विपक्ष ने भी उन्हें घेर लिया। वहीं बिहार की सियासत में भी उथल-पुथल मची हुई है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसको देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर चर्चा गर्म है कि आरसीपी सिंह का ये कदम एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। बिहार में बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से मोहभंग होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर चर्चा थी कि वो जल्द ही अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे, जिसका अब उन्होंने आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी के बारे में बताते हुए कहा कि आज दीपावली है और दीप आशा जगाने का काम करता है, इसलिए हमारी पार्टी का नाम है आशा, अंग्रेजी में कहें तो ASA, जिसका फुल फॉर्म आरसीपी सिंह ने बताया, आप सबकी आवाज। दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है, आप सबकी आवाज। बता दें कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पुराने करीबी रह चुके हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। बाद में वो बीजेपी में चले गए, लेकिन फिर उनका पार्टी से मोहभंग हो गया। वहीं पार्टी को लेकर आरसीपी सिंह ने आगे बताया, पार्टी के झंडे में 3 रंग शामिल किए गए हैं। इसमें झंडे में सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला, नीचे नीला रंग होगा। चुनाव आयोग हमें पार्टी सिंबल देगा तो बीच के पीले रंग वाले हिस्से में पार्टी का लोगो काले रंग से आएगा। अब बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले आरसीपी सिंह ने नई पार्टी का गठन कर लिया है, जिससे साफ है कि अब आरसीपी सिंह एक नई पहचान के साथ बिहार चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं, जो कि बीजेपी और जेडीयू के लिए एक नया सरदर्द साबित हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, हर तरफ युद्ध के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अब ईरान की तरफ से बड़े संकेत दिए जा रहे हैं, जिससे इजराइल के साथ ही अमेरिका भी टेंशन में नजर आ रहा है। ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में इजराइल अब चौतरफा घिर गया है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ चल रही लड़ाई में उसने ईरान से भी दुश्मनी मोल ले ली है और अब ईरान के तेवरों से इजराइल ही नहीं, अमेरिका की घबराहट भी बढ़ती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल CNN के मुताबिक खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर निर्णायक हमले की तैयारी कर ली है। ईरानी सूत्रों का दावा है कि ईरान की तरफ से इजराइल में इतने बड़े हमले की तैयारी है कि भविष्य में इजराइल किसी भी देश पर हमला करने की सोच भी नहीं पाएगा और ये हमला अमेरिका में आगामी 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही किया जा सकता है। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक सनसनी मच गई है। दरअसल 1 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर तकरीबन 100 विमानों की सहायता से हमला किया था। उसने खास तौर पर ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। हालांकि इजराइल का कहना था कि यह हमला ईरान के हमले के जवाब में था, जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने इजराइल को अपनी असली ताकत समझाने की बात कही थी। उन्होंने पलटवार की चेतावनी दी थी और अब इस हमले की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। ईरान इजराइल पर बड़ा जवाबी हमला करने जा रहा है और इजराइल को भी अंदाजा है कि ईरान उसे किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट की सुरक्षा को लेकर नए कानून भी पास किए गए हैं। सभी शीर्ष अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।